समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी है। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। बस के पास महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। साथियों, इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। डिजिटल नेविगेशन की मदद से आपको अलग अलग घाट, मंदिर, साधुओं के अखाड़ों तक पहुंचने का रास्ता नेविगेशन सिस्टम आपको पार्किंग तक पहुंचने में भी मदद करेगा। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी आपको मिल जाएगी। चैटबॉट से कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है। पूरा मेरा क्षेत्र को एआई पावर कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेज, ठहरने की जगह और होमस्टे के बारे में भी जानकारी दी जाए। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं और आप हैशटैग 2 मिनट पकड़ो, फोन तो ऐसे ही पकड़े के साथ अपने तो सेल्फी मैं फोन ले जरूर अपलोड करिएगा। ऐसे पकड़ के रखना है ना। मन की बात यानी MKB में अब बात KTB की। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें से बहुत से लोगों को KTB के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जरा बच्चों से पूछिए। KTB उनके बीच बहुत ही सुपरहिट है। KTB यानी क्रश, क्रुश और बाल्टी बॉय। आपको शायद पता होगा, बच्चों की पसंदीदा एनिमेशन सीरीज और उसका नाम है KTB भारत है हम। और अब इसका दूसरा सीजन भी आ गया है। ये 3 एनिमेशन कैरेक्टर हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन नायक नायिकाओं के बारे में बताते हैं जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती। हाल ही में इसका सीजन 2
बल्कि विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होती है। इसे दूरदर्शन के साथ साथ अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकता है। साथियों, हमारी एनिमेशन फिल्मों की, रेगुलर फिल्मों की, टीवी सीरियल्स की पॉपुलैरिटी दिखाती है कि भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री में कितनी क्षमता है। यह इंडस्ट्री न सिर्फ देश की प्रगति में बड़ा योगदान दे रही है, बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। हमारी फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत विशाल है। देश की कितनी ही भाषाओं में फिल्में बनती हैं, क्रिएटिव कंटेंट बनता है। मैं अपनी फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इसलिए भी बधाई देता हूं क्योंकि उसने एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को सशक्त किया है। साथियों, वर्ष 2024 में हम फिल्म जगत की कई महान हस्तियों की 100वीं जयंती मना रहे हैं। इन विभूतियों ने भारतीय सिनेमा को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। राज कपूर जी ने फिल्मों के माध्यम से दुनिया को भारत के सॉफ्ट पावर से परिचित कराया। रफी साहब की आवाज में वो जादू था जो हर दिल को छू लेता था। उनकी आवाज अद्भुत थी। भक्ति गीत हो या रोमांटिक सॉन्ग, दर्द भरे गाने हो, हर इमोशन को उन्होंने अपनी आवाज से जीवंत कर दिया। एक कलाकार के रूप में उनकी महानता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी युवा पीढ़ी उनके गानों को उतनी ही शिद्दत से सुनती है। यही तो है टाइमलेस आर्ट की पहचान। अक्कीनेनी नागेश्वर राव गारू ने तेलुगु सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनकी फिल्मों ने भारतीय परंपराओं और मूल्यों को बखूबी प्रस्तुत किया। तपन सिन्हा जी की फिल्मों ने समाज को एक नई दृष्टि दी। उनकी फिल्मों में सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय एकता का संदेश रहता था। हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इन हस्तियों का जीवन प्रेरणा जैसा है। साथियों, मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। भारत की क्रिएटिव टैलेंट को दुनिया के सामने रखने का एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। अगले साल हमारे देश में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स समिट का आयोजन होने वाला है। आप सभी ने दावोस के बारे में सुना होगा, जहां दुनिया के अर्थ जगत के महारथी जुड़ते हैं। उसी तरह वेव्स समिट में दुनिया भर के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग भारत आएंगे। यह समिट भारत को ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन का हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस समिट की तैयारी में हमारे देश के यंग क्रिएटर्स भी पूरे जोश से जुड़ रहे हैं। जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, तब हमारी क्रिएटर इकोनॉमी एक नई एनर्जी ला रही है। मैं भारत की पूरी एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव इंडस्ट्री से आग्रह करूंगा, चाहे आप यंग क्रिएटर हो या एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट, बॉलीवुड से जुड़े हो या रीजनल सिनेमा से, टीवी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल हो या एनिमेशन के एक्सपर्ट, गेमिंग से जुड़े हो या एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी के इनोवेटर, आप सभी वेव्स समिट का हिस्सा बने। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति का प्रकाश आज कैसे दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है। आज मैं आपको 3 महाद्वीपों से ऐसे प्रयासों के बारे में बताऊंगा जो हमारे सांस्कृतिक विरासत के वैश्विक विस्तार की गवाह है। ये सभी एक दूसरे से मिलो दूर हैं, लेकिन भारत को जानने और हमारी संस्कृति से सीखने की उनकी ललक
एक जैसी है। साथियों, पेंटिंग्स का संसार जितना रंगों से भरा होता है उतना ही खूबसूरत होता है। आप में से जो लोग टीवी के माध्यम से मन की बात से जुड़े हैं वे अभी कुछ पेंटिंग्स टीवी पर देख भी सकते हैं। इन पेंटिंग्स में हमारे देवी देवता, नृत्य की कलाएं और महान विभूतियों को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनमें आपको भारत में पाए जाने वाले जीव जंतुओं से लेकर और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इनमें ताजमहल की एक शानदार पेंटिंग भी शामिल है जिसे 13 साल की एक बच्ची ने बनाया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दिव्यांग बच्ची ने अपने मुंह से इस पेंटिंग को तैयार किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन पेंटिंग्स को बनाने वाले भारत के नहीं बल्कि इजिप्ट के स्टूडेंट्स हैं, वहां के विद्यार्थी हैं। कुछ ही हफ्ते पहले इजिप्ट के करीब 23,000 स्टूडेंट्स ने एक पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। वहां उन्हें भारत की संस्कृति और दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को बताने वाली पेंटिंग तैयार करनी थी। मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी युवाओं की सराहना करता हूं। उनकी क्रिएटिविटी की जितनी भी प्रशंसा किए जाए वो कम है। साथियों, दक्षिण अमेरिका का एक देश है पराग्वे। वहां रहने वाले भारतीयों की संख्या 1,000 से ज्यादा नहीं होती। पराग्वे में एक अद्भुत प्रयास हो रहा है। वहां भारतीय दूतावास में एरिका जुगर फ्री आयुर्वेद कंसल्टेशन देती है। आयुर्वेद की सलाह लेने के लिए आज उनके पास स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। एरिका जुगर ने भले ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो, लेकिन उनका मन तो आयुर्वेद में ही बसता है। उन्होंने आयुर्वेद से जुड़े कोर्सेज किए थे और समय के साथ वे इसमें पारंगत होती चली गई। साथियों, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है और हर हिंदुस्तानी को इसका गर्व है। दुनिया भर के देशों में इसे सीखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले महीने के आखिर में फिजी में भारत सरकार के सहयोग से तमिल टीचिंग प्रोग्राम शुरू हुआ। बीते 80 वर्षों में यह पहला अवसर है जब फिजी में तमिल के ट्रेन टीचर्स इस भाषा को सिखा रहे हैं। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आज फिजी के स्टूडेंट्स तमिल भाषा और संस्कृति को सीखने में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। साथियों, ये बातें, ये घटनाएं सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की भी गाथाएं हैं। ये उदाहरण हमें गर्व से भर देते हैं। आर्ट से आयुर्वेद तक और लैंग्वेज से लेकर म्यूजिक तक भारत में इतना कुछ है जो दुनिया में छा रहा है। साथियों, सर्दी के इस मौसम में देश भर से खेल और फिटनेस को लेकर कई एक्टिविटीज हो रही है। मुझे खुशी है कि लोग फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। कश्मीर में स्कीइंग से लेकर गुजरात में पतंगबाजी तक हर तरफ खेल का उत्साह देखने को मिल रहा है। संडे ऑन साइकिल और साइकिलिंग ट्यूजडे जैसे अभियानों से साइकिलिंग को बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, अब मैं आपको एक ऐसी अनोखी बात बताना चाहता हूं जो हमारे देश में आ रहे बदलाव और युवा साथियों के जोश और जज्बे का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि हमारे बस्तर में एक अनूठा ओलंपिक शुरू हुआ है? जी हां, पहली बार हुए बस्तर ओलंपिक से बस्तर में एक नई क्रांति जन्म ले रही है। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि बस्तर ओलंपिक का सपना साकार हुआ है। आपको भी ये जानकर अच्छा लगेगा कि यह उस क्षेत्र में हो रहा है
जो कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा है। बस्तर ओलंपिक का शुभंकर है वन वैसा और पहाड़ी मैना। इसमें बस्तर की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखती है। इस बस्तर खेल महाकुंभ का मूल मंत्र है करसायता बस्तर, बरसायता बस्तर, यानी खेलेगा बस्तर, जीतेगा बस्तर। पहली ही बार में बस्तर ओलंपिक में 7 जिलों के 1,65,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह हमारे युवाओं के संकल्प की गौरव गाथा है। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल, हर खेल में हमारे युवाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। कारी कश्यप जी की कहानी मुझे बहुत प्रेरित करती है। एक छोटे से गांव से आने वाली कारी जी ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता है। वे कहती है, बस्तर ओलंपिक ने हमें सिर्फ खेल का मैदान ही नहीं, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। सुकमा की पायल कवासी जी की बात भी कम प्रेरणादायक नहीं है। जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पायल जी कहती हैं, अनुशासन और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। सुकमा के डोरना पार्क के पुनेम सन्ना जी की कहानी तो नए भारत की प्रेरक कथा है। एक समय नक्सली प्रभाव में आए पुनेम जी आज वीर चैल पर दौड़कर मेडल जीत रहे थे। उनका साहस और हौसला हर किसी के लिए प्रेरणा है। कोंडा गांव के तीरंदाज रंजू सौरी जी को बस्तर यूथ आइकॉन चुना गया है। उनका मानना है बस्तर ओलंपिक दूर दराज के युवाओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का अवसर दे रहा है। साथियों, बस्तर ओलंपिक केवल एक खेल आयोजन नहीं है, यह ऐसा मंच है जहां विकास और खेल का संगम हो रहा है, जहां हमारे युवा अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं और एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, अपने क्षेत्र में ऐसे खेल आयोजनों को प्रोत्साहित करें। हैशटैग खेलेगा भारत, जीतेगा भारत के साथ अपने क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं की कहानियां साझा करें। स्थानीय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर दें। याद रखिए, खेल से न केवल शारीरिक विकास होता है, बल्कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से समाज को जोड़ने का भी एक सशक्त माध्यम है। तो खूब खेलिए, खूब खेलिए। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की 2 बड़ी उपलब्धियां आज विश्व का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। इन्हें सुनकर आपको भी गर्व महसूस होगा। ये दोनों सफलताएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिली है। पहली उपलब्धि मिली है मलेरिया से लड़ाई। मलेरिया की बीमारी 4000 वर्षों से मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती रही। आजादी के समय भी यह हमारी सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों की जान लेने वाली सभी संक्रामक बीमारियों में मलेरिया का तीसरा स्थान। आज मैं संतोष से कह सकता हूं कि देशवासियों ने मिलकर इस चुनौती का दृढ़ता से मुकाबला किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट कहती है, भारत में 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में 80% की कमी आई। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। सबसे सुखद बात यह है, यह सफलता जन जन की भागीदारी से मिली है। भारत के कोने कोने से, हर जिले से,
हर कोई इस अभियान का हिस्सा बना है। असम में जोरहाट के चाय बागानों में मलेरिया 4 साल पहले तक लोगों की चिंता की एक बड़ी वजह बना हुआ था, लेकिन जब इसके उन्मूलन के लिए चाय बागान में रहने वाले एकजुट हुए तो इसमें काफी हद तक सफलता मिलने लगी। अपने इस प्रयास में उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। इसी तरह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले ने मलेरिया पर नियंत्रण के लिए बड़ा अच्छा मॉडल पेश किया। यहाँ मलेरिया की मॉनिटरिंग के लिए जन भागीदारी काफी सफल रही। नुक्कड़ नाटक और रेडियो के जरिए ऐसे संदेशों पर जोर दिया गया जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग कम करने में काफी मदद मिली। देश भर में ऐसे प्रयासों से ही हम मलेरिया के खिलाफ जंग को और तेजी से आगे बढ़ा पाए हैं। साथियों, अपनी जागरूकता विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। पुण्य फले महाकुंभ चले। ये है देसी घी गाय का A2 दूध से बना बिलोना देसी घी। दूसरी मशीनों में उबालकर नहीं, पारंपरिक रूप से क्रीम को जय हो। मरीजों के लिए हर मदद उपलब्ध होने का विश्वास। आइए हम सब मिलकर कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई को तेजी से आगे ले जाएं और ज्यादा से ज्यादा मरीजों की मदद करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको उड़ीसा के कालाहांडी के एक ऐसे प्रयास की बात बताना चाहता हूं जो कम पानी और कम संसाधनों के बावजूद सफलता की नई गाथा लिख रहा है। यह है कालाहांडी की सब्जी क्रांति। जहां कभी किसान पलायन करने को मजबूर थे, वहीं आज कालाहांडी का गोड़ा मुंडा ब्लॉक एक वेजिटेबल हब बन गया है। यह परिवर्तन कैसे आया? इसकी शुरुआत सिर्फ 10 किसानों के एक छोटे से समूह से हुई। इस समूह ने मिलकर एक FPO किसान उत्पाद संघ की स्थापना की, खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया और आज उनका ये FPO करोड़ों का कारोबार कर रहा है। आज 200 से अधिक किसान इस FPO से जुड़े हैं, जिनमें 45 महिला किसान भी हैं। ये लोग मिलकर 200 एकड़ में टमाटर की खेती कर रहे हैं, 150 एकड़ में करेले का उत्पादन कर रहे हैं। अब इस FPO का सालाना टर्नओवर भी बढ़कर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया है। आज कालाहांडी की सब्जियां न केवल उड़ीसा के विभिन्न जिलों में बल्कि दूसरे राज्यों में भी पहुंच रही है और वहां का किसान अब आलू और प्याज की खेती की नई तकनीकें सीख रहा है। साथियों, कालाहांडी की यह सफलता हमें सिखाती है कि संकल्प शक्ति और सामूहिक प्रयास से क्या नहीं किया जा सकता। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, अपने क्षेत्र में
एफपीओ को प्रोत्साहित करें, किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े और उन्हें मजबूत बनाए। याद रखिए, छोटी शुरुआत से भी बड़े परिवर्तन संभव है। हमें बस दृढ़ संकल्प और टीम भावना की जरूरत है। साथियों, आज की मन की बात में हमने सुना कि कैसे हमारा भारत विविधता में एकता के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे वो खेल का मैदान हो या विज्ञान का क्षेत्र, स्वास्थ्य हो या शिक्षा, हर क्षेत्र में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा। हमने एक परिवार की तरह मिलकर हर चुनौती का सामना किया और नई सफलताएं हासिल की। 2014 से शुरू हुए मन की बात के 116 एपिसोड में मैंने देखा है कि मन की बात देश की सामूहिक शक्ति का एक जीवंत दस्तावेज बन गया है। आप सभी ने इस कार्यक्रम को अपनाया, अपना बनाया। हर महीने आपने अपने विचारों और प्रयासों को साझा किया। कभी किसी यंग इनोवेटर के आइडिया ने प्रभावित किया, तो कभी किसी बेटी की अचीवमेंट ने गौरवान्वित किया। यह आप सभी की भागीदारी है जो देश के कोने कोने से पॉजिटिव एनर्जी को एक साथ लाती है। मन की बात इसी पॉजिटिव एनर्जी के एम्प्लीफिकेशन का मंच बन गया है। और अब 2025 दस्तक दे रहा है। आने वाले साल में मन की बात के माध्यम से हम और भी इंस्पायरिंग प्रयासों को साझा करेंगे। मुझे विश्वास है कि देशवासियों की पॉजिटिव सोच और इनोवेशन की भावना से भारत नई ऊंचाइयों को छूएगा। आप अपने आसपास के यूनिक प्रयासों को हैशटैग मन की बात के साथ शेयर करते रहिए। मैं जानता हूं कि अगले साल के हर मन की बात में हमारे पास एक दूसरे से साझा करने के लिए बहुत कुछ होगा। आप सभी को 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। फिट इंडिया मूवमेंट में आप भी जुड़ जाइए। खुद को भी फिट रखिए, जीवन में प्रगति करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। पुण्य फले महाकुंभ चले। पेट थोड़ा सा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है। खांसी जाती है तो दिखाता है पेट दबा, रोग दबा। समझा गया। महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 350 शटल बसों का संचालन करने का निर्णय लिया है। मुख्य स्नान पर्वों के दौरान इन शटल बसों में यात्रा निःशुल्क होगी। महाकुंभ के पहले चरण के लिए 2000 बसें और मुख्य स्नान पर्वों के दौरान 7000 बसें तैनात की जाएंगी, जिनमें 6800 साधारण और 200 DC बसें शामिल होगी। इसके अतिरिक्त 200 इलेक्ट्रिक बसें भी शटल सेवा में शामिल की जाएंगी। इस बस से मैं बैठ के चल रहा हूँ। सरकारी बस है, बहुत बढ़िया बस है। इस तरह होना चाहिए अब जनता के लिए। और यहाँ का जो काम हो रहा है बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। सभी बसें के लिए टोल फ्री नंबर 1800 है।
अभी आपने देखा कि मन की बात कार्यक्रम जम्मू यात्री निवास भवन में बड़े जोर शोर उत्साह के साथ बहुत बड़ी बिग स्क्रीन आप पीछे देख सकते हैं जिसपे लगी थी और मन की बात को बड़ी एकाग्रता के साथ सुना, जिसमें दूरदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक आदरणीय श्री डॉक्टर सुरेश चौहान जी के साथ में उत्तराखंड राज्य के गन्ना मंत्री शामवीर सिंह सैनी जी पहुंचे हैं, मोहन शास्त्री जी जिनके नेतृत्व में सारा आयोजन हो रहा है। तो अभी माननीय मोदी जी का प्रतिक्रिया देकर इस मन की बात का भी समापन हुआ है। बबल हेड, हाँ, ये विशेष तौर पर एक विशेष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। उन सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियाँ प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया